हाँ यार, चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो जैसे मैं कहता हूँ, एंट्री लगा लो, उसके बाद बुक जो है सामने रखो। अच्छा, ये ना जितनी भी जो बुक है बिजनेस की, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, उसका सबसे ज्यादा अहम चैप्टर भी यही है, और थोड़ा टेक्निकल भी है। मतलब ये कि इसका हर पेज ही पढ़ने वाला है। मजे का भी है, अहम भी यही है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो अपना इसको गौर से पढ़ना है, बिल्कुल कोई भी इसके अंदर कमी मतलब नहीं रहनी चाहिए। तो चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो कंपनी है, जो भी बंदा अपनी कंपनी बनाता है, उसके पास पैसे नहीं है कंपनी में डालने के लिए, कैपिटल उसके पास ज़्यादा नहीं है, तो वो कहाँ-कहाँ से पैसा ले सकता है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो भी सोर्सेज होंगे उसके फाइनेंस के, तो उन्हीं को बोलते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि आखिर एक कंपनी जिसके पास पैसा नहीं होता, वो किस तरह से पैसा जमा करती है और फिर वो कंपनी जो है रन करती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पर अगर आपको जेब खर्च मिलता है महीने का, तो फिर आप इस चीज़ को मैनेज करते हो कि मैं 30 टू 40% जो है वो पहले 10 दिन में खर्च करूँ, और आखिरी 10 दिनों के लिए मेरे पास कम से कम 30% तो हो, 25-30% नहीं बचते वैसे आखिरी में। लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो। तो आप अपने पैसों के फाइनेंशियल मैनेजर हो, और इसी चीज़ को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी किस तरह से पैसों को मैनेज किया जाता है। जैसे कंपनीज़ के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर होता है, अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कि पैसे को मैनेज करते हैं, और इस चीज़ को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग कंपनीज फंड्स। यानी कंपनी के जो पैसे होते हैं उसको मैनेज करने का आर्ट भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, साइंस भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का देखो, ये मतलब है कि कंपनी के पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, कहाँ पर कितना पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पर पैसे नहीं लगाना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन करना, इसको बोलेंगे आर्ट। और फिर उस चीज को अप्लाई करना, उसको बोलेंगे साइंस, क्योंकि साइंस जो है अप्लाई करने की ही बात होती है। तो अगर आप कंपनीज के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कि आपने कोई रखे हुए हैं एनालिटिक्स वगैरह वाले लोग, तो एनालिसिस करने वाले, तो वो फिर जो है वो ऑब्जर्व भी करते हैं। फिर आपके फाइनेंशियल मैनेजर जो होते हैं फिर इस चीज को अप्लाई भी करते हैं। तो फिर हम इसलिए बोलते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये आर्ट भी है और साइंस भी है। सिंपल सी बात है, और इसके अंदर कुछ भी मजीद नहीं है। अगर दूसरे पैराग्राफ में देखो, तो वहां पर ना दूसरी लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज द की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट्स। ये बात याद रखनी है, सवाल भी आ जाता है इस तरह से। ये जो बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, ये सारा कौन प्रिपेयर करता है? ये अकाउंटेंट्स प्रिपेयर करते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम होता है? उसके दो काम होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है फाइनेंस की प्लानिंग करना और फिर उसको मैनेज करना। मैंने कहा था ना, आर्ट और साइंस ये दोनों है। आर्ट क्या है कि फाइनेंस की प्लानिंग करना, किस तरह से फाइनेंस को हमने यूज करना है, और फिर फाइनेंस को मैनेज करना, इसका मतलब अप्लाई करना, ये साइंस बन गई। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर्ट और साइंस होती है पैसों की। मतलब पैसों का जो भी कुछ करना होता है ना, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही बोलते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि एक कंपनी जो है, वो किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकती है। वो कहते हैं जो सूटेबल है ना, सूटेबल पॉइंट्स बताए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये करना लाज़मी है। लेकिन एक आइडियल, एक अच्छी कंपनी, वो कहते हैं कि उनका बैलेंस होना चाहिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस का और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, इनके दरमियान बैलेंस होना चाहिए। अब ये क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, हमने पढ़ना यही है सिर्फ कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है। तो वो कहते हैं कि इसके दरमियान वो बैलेंस रखें आपस में, कि किसी हद तक शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी करें और किसी हद तक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी करें। फिर वो कहता है कि उनके पास कुछ कैश होना चाहिए डे टू डे एक्सपेंस के लिए। मिसाल के तौर पर बिजनेस में अगर कस्टमर आया, उसके लिए अगर चाय वगैरह कर रहे हैं, तो फिर उस चीज पे कम से कम कैश तो होना चाहिए ना। तो थोड़ा पेटी कैश जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। फिर वो कहता है कि डेट फाइनेंसिंग का और इक्विटी फाइनेंसिंग का आपस में बैलेंस होना चाहिए। देखो उसने 3 बातें कही है। वो उसने कहा है कि डेट फाइनेंसिंग का और इक्विटी फाइनेंसिंग का आपस में बैलेंस हो। फिर उसने कहा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का आपस में बैलेंस हो। तीसरा ये है कि बिज़नेस के पास किसी हद तक कैश मौजूद होना चाहिए। अभी ये कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन हमें सारा जो 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं ना, यही पूरा चैप्टर है और ये हमने सारा पढ़ना है। इसलिए इसको फिलहाल छोड़ो, ये भी आगे समझ आ जाएगा। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है? एक फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल होता है? अभी हमने देखा कि उसका क्या काम होता है, कि उसने पैसे को मैनेज करना होता है। अब किस तरह से पैसे को मैनेज करना है? जब हमें पैसों को मैनेज करने की ज़िम्मेदारी दी जाती है, मिसाल के तौर पर आपको पैसे दिए जाएँ और आपको कहा जाए कि हमने बारबेक्यू पार्टी करनी है, और ये कुछ पैसे हैं 5-6 हज़ार, तो आपने मैनेज करना है इसके अंदर। तो आपका ये होगा कि आप कोशिश करोगे कि कम से कम पैसों के अंदर अच्छे से अच्छा काम हो जाए। यही है ना, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं ना। तो यही भी फाइनेंशियल मैनेजर ने करना होता है। बेसिकली इसने करना ये होता है कि कम से कम पैसे लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल कर रहा था मैं, कि कम से कम जो है वो नुकसान हो, पैसा लगे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये देखना होता है फाइनेंशियल मैनेजर ने। और इसके अंदर जो 5वीं छठी लाइन है बोल्ड करके, वो भी ये लिखी हुई है कि प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज़ टू मैक्सिमाइज़ द वैल्यू ऑफ द कंपनी टू इट्स ओनर। मतलब ये है कि उसने बस प्रॉफिट कमा कर देना है मालिक को, और मालिक के पैसे कम से कम लगवाने हैं। ये मेन काम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का, मेन। उसके बाद
आगे यहाँ पे कुछ भी इसने काम का नहीं लिखा हुआ है, तो 3 उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं जो है फाइनेंशियल मैनेजर के बाकी काम। उसके 3 बाकी काम हैं। पहला सबसे अहम काम क्या है, उसने प्रॉफिट को जो है वो बनाना है और मालिक के पैसे कम से कम लिखवाने हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब उसने प्लान करना है कि उसने कहाँ-कहाँ पैसे लगाने हैं। फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि उसने वो पैसे वहाँ पर यूज़ करने हैं। पहले उसने सोचा कि वो क्या करेगा, फिर उसने यूज़ किए। और तीसरे नंबर पे फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो पैसे उसने लगाने हैं, वो उसने लेने कहाँ से हैं? जो पैसे वो इस्तेमाल करेगा कंपनी के अंदर, मिसाल के तौर पर उसने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ का बोलना है या फिर कोई अ, मशीन वगैरह चाहिए कंपनी को, तो अगर ये सब चाहिए उसको, तो फिर वो पैसे लाएगा कहाँ से? तो फिर उसके फाइनेंस के सोर्स क्या होंगे? यही तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ तक था इंट्रो, जिसके अंदर मैं अब एक बात बताता हूँ, जो सारा समराइज़ कर देता हूँ। देखो, फाइनेंशियल मैनेजर जो होते हैं ना, उसका काम होता है कि उसने पैसा सँभालना होता है कंपनी का, और उसकी ये कोशिश रहती है कि कम से कम में बेहतर से बेहतर काम हो जाए। और फिर वो उस चीज़ की प्लानिंग भी करता है कि किस तरह पे किस जगह पैसा लगाना है। दूसरे नंबर पे पैसा लगाता है, और वो पैसा उसने लाना कहाँ से है? बैंक से लोन लेना है, मालिक को जाके बोलना है, ठीक है? कि ये देखो, ये कब अगर आपने यहाँ पे पैसा ना लगाया, सोलर प्लेटें आपने ना लगाई, तो फिर ये तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिहाज़ा हमें 10 लाख, 20 लाख की सोलर प्लेट्स चाहिए। अब मुझे इसके लिए पैसे दें आप। तो मालिक पैसे देगा, मालिक कहता है मेरे को पैसे नहीं है, तो वो फिर बैंक लोन की बात करेंगे, फिर मालिक लोन निकलवाएगा। तो ये सारा काम किसने देखना होता है? ये फाइनेंशियल मैनेजर ने देखना होता है। अब हम शुरू करते हैं सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस, यानी आखिर किस तरह से एक बिज़नेस अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है मुख्तलिफ जगहों से, ताकि वो बिज़नेस चल सके। सबसे पहले तो आप ये समझो कि 2 तरह की फाइनेंसिंग होती है। फाइनेंसिंग क्या होती है कि मतलब हमने पैसे जमा करने हैं, ठीक है? यार, अगर आपका बिज़नेस है, आप कैसे पैसे जमा करोगे? कुछ आपके पास होंगे, कुछ दोस्त से माँगोगे, घर वालों से भी माँग सकते हो, बैंक से लोन भी ले सकते हो। तो ये एक अलग-अलग तरीके हैं ना फाइनेंसिंग के, ठीक है? जैसे अगर मिसाल के तौर पे किसी आदमी को ट्रेडिंग आती है, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, तो वो कहता है यार मैं किसी से बस पैसे ले लूँ, मैं हर सूरत मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं फिर उसको वापस कर दूँगा, प्रॉफिट अपने पास रख लूँगा, कुछ भी इस तरह से। तो बहरहाल, जिस तरह से भी एक बिज़नेस, ये तो हो गई ना आम बातें। बिज़नेस एक पैसे जमा करता है अपने कैपिटल के लिए, तो उसके 2 बेसिकली यहाँ पे तरीके हैं। एक होती है डेट फाइनेंसिंग, और एक होती है इक्विटी फाइनेंसिंग। एक होती है डेट फाइनेंसिंग और एक होती है इक्विटी फाइनेंसिंग। इन 2 तरीकों से बेसिकली फाइनेंस जमा होता है। हैं यही 2 तरीके मेन। डेट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? जिसको डेट कैपिटल बोल रहे हैं, कि जब आप किसी आदमी से कर्ज़ा लेते हो, तो कोई आपको ऐसे तो पैसे देगा नहीं, कर्ज़ा लेते हो। जैसे बैंक के पास जाते हो और उससे लोन लेते हो 5 लाख का। फिर उसको अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, बैंक को सूद देते हो, और फिर उसके बाद बैंक को उसके पैसे वापस कर देते हो। तो आपने ये जो अपने बिज़नेस के लिए फाइनेंसिंग की, ये कौन-सी फाइनेंसिंग है? ये है डेट फाइनेंसिंग, क्योंकि आपने कर्ज़ा लिया। दोस्त के पास गए, उससे 5 लाख उससे माँगे, उसने कहा ठीक है यार, तो साल बाद मैं वापस कर दूँगा। तो फिर आपने क्या करना है? उसको पैसे वापस देने हैं ना, तो आपने उससे क्या लिया? कर्ज़ा। किस लिए? अपने बिज़नेस के लिए। फाइनेंसिंग तो है, लेकिन कौन-सी फाइनेंसिंग? डेट फाइनेंसिंग। क्योंकि अगर कर्ज़ा लेकर आप फाइनेंस करते हो अपने बिज़नेस को, तो फिर वो है डेट फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर आप कर्ज़ा नहीं लेते, अपनी ही कंपनी को शेयर बेच देते हो। अब हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। देखो, मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्त के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि मैं ना फूड स्टॉल लगाने वाला हूँ, जिसके अंदर शावरमा वगैरह या कुछ भी एक शॉप खोलने वाला हूँ, ड्रिंक्स भी होंगी। मुझे चाहिए 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि 5 लाख मुझे अभी दे दो, और मैं 2 सालों बाद आपको 6 लाख, 7 लाख वापस कर दूँगा सूद समेत। 6 लाख कर लेते हैं चलो। वो दोस्त कहता है ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मुझे 5 लाख दो, तो फिर जो मेरी अब ये जो शॉप होगी, उसका 30% आपका हुआ। 30% आपका हुआ। मैं जितना भी कमाऊँगा वो 30% आपका हुआ। अच्छा, अब जो दूसरी सिचुएशन है, मुझे बताओ उसमें 5 लाख वापस देने हैं दोस्त को? नहीं देने ना, क्योंकि उसके अंदर तो वो कंपनी के शेयर ही दे रहा है दोस्त को। अब तो पार्टनर बन गए हैं दोनों। अब तो दोनों पार्टनर बन गए हैं। तो इस तरह की जो फाइनेंसिंग है, इसको बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग, कि जब आप कंपनी ही बेच देते हो थोड़ी-सी। एक तरह से इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने कंपनी का ही कुछ हिस्सा बेच दिया। लेकिन डेट फाइनेंसिंग के अंदर कंपनी सारी आपकी है, बिज़नेस सारा आपका है, लेकिन आप कर्ज़दार हो गए हो। अब समझना बात को। होगा बात ये है कि अगर वो दोस्त कहता है कि ठीक है यार, आप 5 लाख मुझसे ले लो, लेकिन मैं किसी किस्म का कोई कंपनी का हिस्सा नहीं चाहता, मुझे ये अगले साल 6 लाख वापस कर देना। वो कहता है ठीक है, वो 5 लाख से बिज़नेस शुरू करता है, और इस फाइनेंसिंग को बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग, क्योंकि उसने कर्ज़ा ले लिया। अब वो बंदा चाहे मरे या जिए, वो दिन का 5 लाख कमाए या फिर वो दिन का कुछ ना कमाए, उसने अगले साल 6 लाख रुपए देने हैं दोस्त को वापस। अब वो उस पर है कि वो उस चीज़ से प्रॉफ़िट बनाता है अपने लिए या फिर नहीं बनाता, ये उस आदमी पर है। लेकिन उसने अगले साल 6 लाख रुपए देने हैं, और उनका एग्रीमेंट खत्म अगले साल। सूद भी मिल गया दोस्त को, और उसके बाद उसको पैसे भी मिल गए। ये हो गई डेट फाइनेंसिंग। और अगर दोस्त दूसरा ऑप्शन चुन लेता है कि हाँ यार, 5 लाख लो और आप बिज़नेस में लगा दो, अब बन गए वो पार्टनर्स। अब क्या होगा कि अब अगर वो बंदा कमाता है मिसाल के तौर पर उसी साल के अंदर-अंदर
वो कमा लेता है 5 लाख अपने शॉप से। तो इसका मतलब हमें ये पता था कि 30% तो उस दोस्त को देने थे ना। अब 5 लाख का 30% क्या होगा? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख उसके पास जाएँगे, अगले साल फिर 30% उसके पास जाएगा। तो अब वो क्या है, अब वो 30% की कंपनी उस आदमी की बन गई है। वो उसने ये सोचा, यार ठीक है कि मुझे एक ही साथ मुझे सारे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे हर साल, हर महीने 30% तो मिलता रहेगा ना। एक वक़्त आएगा 5 लाख क्रॉस हो जाएँगे, फिर उसके बाद मुझे प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट है। तो ये उस आदमी पर भी इस चीज़ का इन्हिसार है। अब आपको बात समझ आ गई? अब उसने अगले साल ना 6 लाख रुपए उस बंदे को नहीं देने। अब क्योंकि वो उसी कंपनी का हिस्सा बन गया। अब चाहे कंपनी को नुकसान हो, दोनों का नुकसान है, कंपनी को फ़ायदा हो, दोनों का फ़ायदा है। लेकिन यहीं पे डेट फाइनेंसिंग के अंदर होता था कि जो पैसा लिया है वो देना है, चाहे नुकसान हो, चाहे फ़ायदा हो। बस ये इन दोनों तरह की फाइनेंसिंग में फ़र्क होता है। मोस्टली लोग जो होते हैं उनकी कोशिश रहती है कि वो डेट फाइनेंसिंग करें, क्योंकि वो अपना कंपनी का हिस्सा किसी को नहीं देना चाहते। जो कंपनी का हिस्सा देना चाहते हैं समझो वो बहुत मजबूर है। अब जैसे शार्क टैंक्स होते हैं, उसके अंदर लोग जाते हैं, पैसे माँगते हैं और उसके बदले में वो क्या दे रहे होते हैं? वो 20% 30% शेयर दे रहे होते हैं। वो वहाँ पर इक्विटी फाइनेंसिंग हो रही होती है कि शार्क टैंक्स वाले जो लोग हैं वो उनकी कंपनी के 20 से 30% मालिक हैं। अब कंपनी जितना मर्ज़ी कमाए, 20-30% उनका, कंपनी लॉस करे 20-30% उनका। अब वो पैसे जिन्होंने दिए वो उनको वापस नहीं मिलने हैं। बाकी प्रॉफिट लॉस पर हिसाब होगा। तो बेसिकली ये होती है ये 2 तरह की फाइनेंसिंग। अच्छा, एक ना लाइन लिख लो आप यहाँ पर डेट फाइनेंसिंग के ऊपर। इन्होंने एक लाइन बताई हुई है, अहम है, फिलहाल इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। लेकिन वो ये कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर हम डेट फाइनेंसिंग करते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, ठीक है? अब वो एक अच्छी बात बताना चाह रहे हैं इस चीज़ की। तो अगर मैंने 10 लाख रुपए लोन लिया है बैंक से और उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया 50,000 रुपए का, ठीक है? तो चलो हम आसानी के लिए 1 लाख का इंटरेस्ट कर लेते हैं। इतना होता नहीं, लेकिन हम आसानी के लिए कर रहे हैं। अगर 10 लाख का लोन लिया तो सॉरी, ये 11 लाख रुपए जो है ये हो गए हमारे पास, क्योंकि 1 लाख का तो इंटरेस्ट है। अब टैक्स लगने वाला है हुकूमत की तरफ से 10% का। तो वो टैक्स ना सूद वाली रकम पे नहीं लगेगा। मतलब अगर 11 लाख रुपए बन गए हैं सूद के साथ, कितने बन गए हैं? 11 लाख रुपए बन गए हैं, और अगर 10% लगाना है तो 1,10,000 रुपए टैक्स बनता है वैसे तो। लेकिन हुकूमत रिलीफ देती है, वो कहती है नहीं, सूद वाले पैसे आप पहले निकालो। तो जब हमने सूद निकाला, 1 लाख का सूद था, तो बाकी कितना बच गया? 10 लाख। तो 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। तो टैक्स 1 लाख होगा, 1,10,000 नहीं होगा। समझो समझो बात को यार। अभी नहीं समझोगे तो फिर कब? देखो, कंपनी से मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, और अब टैक्स लगने वाला है हुकूमत की तरफ से 10% का। तो 10 लाख के अमाउंट पे 10% कितना टैक्स होगा? 1 लाख, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इन वो सूद भी तो है ना मेरे ऊपर, और वो सूद क्या है? वो भी 10% हम सूद रख लेते हैं मिसाल के तौर पर। तो 1 लाख सूद हो गया, 10 लाख लोन के जो मैंने पैसे लिए थे। अब मेरे पास टोटल कितने पैसे हो गए? 11 लाख। कितने पैसे हो गए? 11 लाख। अब जो टैक्स लगेगा 10%, वो 11 लाख का लगेगा? नहीं। वो कहते हैं सूद की वैल्यू आप हटा दो, तो जो आपने पैसे बैंक से लिए हैं, जितने मर्ज़ी लिए हैं, इंटरेस्ट जो मर्ज़ी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन पैसों पे टैक्स लगता है। तो ये एक तरह की आसानी है, थोड़ा-सा टैक्स कम हो जाता है। ये चीज़ नहीं भी समझ आई, आ जानी चाहिए वैसे तो। खैर, ये तो हो गई 2 तरह की फाइनेंसिंग जो कि कंपनी करती है। फाइनेंसिंग 2 और टाइप्स हैं इसकी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। देखो, तो ये कोई और टाइप्स नहीं है। ये बात ये है कि अगर आप डेट फाइनेंसिंग कर रहे हो, मिसाल के तौर पर इक्विटी फाइनेंसिंग कर रहे हो, वो लंबे अरसे के लिए है, तो हम कहेंगे कि वो लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंसिंग है। वो छोटे अरसे के लिए है, तो हम उसे कहेंगे वो शॉर्ट टर्म इक्विटी फाइनेंसिंग है। ठीक इसी तरह से जो डेट फाइनेंसिंग है, अगर ये लंबे अरसे के लिए है, तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंसिंग है, और अगर ये कम अरसे के लिए है, तो फिर हम कहेंगे शॉर्ट टर्म इक्विटी फाइनेंसिंग है। क्लियर हो गई बात? तो बेसिकली ये टाइप्स हैं वही 2, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। लेकिन अब टाइम पीरियड का मसला आ रहा है कि टाइम पीरियड के हिसाब से फिर हमने 2 मज़ीद टाइप्स बना दी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, वो डेट फाइनेंसिंग भी हो सकती है, इक्विटी भी हो सकती है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, वो भी डेट हो सकती है, इक्विटी भी हो सकती है। यार वैसे समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, 2 तरह के फाइनेंसिंग थे, और अब हमने ये देख लिया कि अगर वो फाइनेंसिंग के टाइम के हिसाब से 2 और टाइप्स बन गई हैं। अब बस हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। देखो, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, जिसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, ये ऊपर लिख लो। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। अब समझना बात को। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का ये मतलब है, आप एक ऐसी फाइनेंसिंग करते हो, ऐसा लोन लेते हो, ऐसा कर्जा लेते हो, जो 1 साल के अंदर-अंदर आपने पे कर देना है, तो वो होगी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। और अगर आपने जो लोन लिया है, वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए है, तो फिर वो होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लोन 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए है, तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। और अगर वो लोन जो आपने लिया है, वो लोन या जिससे इंसान से मर्ज़ी पैसे लिए हैं आपने, और आपने उसको साल के अंदर-अंदर पे करना है, तो फिर वो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। क्लियर है बात? अच्छा, यहीं पर ही एक बात और क्लियर कर लो। मैंने कहा था शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग भी होती है, इक्विटी भी होती है, ठीक है? और लॉन्ग टर्म भी डेट फाइनेंसिंग होती है और इक्विटी भी होती है। अगर मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करूँ,
तो शॉर्ट टर्म के अंदर सिर्फ डेट फाइनेंसिंग होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग इसके अंदर नहीं होती। क्योंकि इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है, दूसरा आदमी वो मेरे बिजनेस का मालिक बन जाएगा, तो वो क्या सिर्फ 1 साल के लिए बनेगा? 1 साल के लिए बनेगा क्या वो? नहीं, वो तो है जब तक है, चलो मान लेते हैं बिज़नेस 1 साल में बंद हो जाता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन क्या हमारी एग्रीमेंट यही था कि वो सिर्फ़ 1 साल के लिए बनेगा? नहीं, वो तो आगे है काफ़ी अरसे के लिए, अगर एग्रीमेंट हमारा ऐसा है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है ना, ये इसके अंदर सिर्फ़ कर्ज़े ही ले सकते हैं। इसके अंदर कंपनी को आप कंपनी के यूँ समझो शेयर नहीं बेच सकते। बिज़नेस के जो शेयर होते हैं, जो मार्जिन होता है प्रॉफ़िट का, उसको आप नहीं बेच सकते। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर सिर्फ़ कर्ज़ा ही लिया जा सकता है। अब मैं आखिरी बार लाइन बोल रहा हूँ, सुन लो, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। वो ये है कि 2 तरह की फाइनेंसिंग थी, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग जो है वो शॉर्ट टर्म में भी होती है और लॉन्ग टर्म में भी होती है। डेट फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म में भी होती है, लॉन्ग टर्म में भी होती है। आप कुछ अर्से के लिए कर्ज़ा भी ले सकते हो, 1 साल से ज़्यादा के लिए भी कर्ज़ा ले सकते हो। लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग सिर्फ लॉन्ग टर्म में होती है, वो शॉर्ट टर्म में नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का मतलब है कि 1 साल के अंदर-अंदर मामला सेट करना है, लेकिन इक्विटी के अंदर 1 साल के अंदर मामला सेट नहीं होता, वो हर साल चलता है। क्लियर हो गई? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। अच्छा, यहाँ पर ना जो मैं कहूँ ना उसे लिख लिया करो, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग लिख लिया। अब इसके ऊपर लिख लो, ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है ना, ये बेसिकली जो ऑपरेशंस होते हैं, डेली ऑपरेशंस बिज़नेस के, उसके लिए होती है। लिखो, मैं समझा देता हूँ, एक बार लिख तो लो, किस लिए होती है ये पॉइंट बनाओ, कि ये कंपनी के ऑपरेशंस के लिए, डेली ऑपरेशंस के लिए, और नंबर 2 होती है ये करंट एसेट्स के लिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डेली ऑपरेशंस के लिए और नंबर 2 करंट एसेट्स के लिए। देखो कहने का ये मतलब है, हमें पता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग 1 साल की होती है। 1 साल के अंदर-अंदर 3 माह की भी हो सकती है, 4 की, 6 की, 1 माह की, 10 दिन की। तो क्या अगर मुझे कम अरसे के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, तो मैं उसको अपने बिज़नेस में जो रोज़मर्रा के काम हो रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल करूँगा ना। अगर मुझे कोई बहुत बड़ा चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी बिज़नेस की नई ब्रांच हो, तो मैं उसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग तो नहीं करने वाला। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर पैसे भी कम होते हैं, टाइम भी कम होता है। वो सिर्फ़ इसलिए होता है कि मेरी कंपनी के अंदर काम ना रुक जाए, कि प्रोडक्शन ना रुक जाए, कोई मैनेजमेंट जो है वो ना रुक जाए, तो मेरे पास कुछ तो पैसे हों ताकि मेरी कंपनी चलती रहे। तो डेली ऑपरेशंस के लिए हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कहते हैं। मैंने नई ब्रांच खोलनी है, नए मैनेजर्स वगैरह को, एम्प्लॉइज़ को हायर करना है, वो हो गई एक लंबी बात। उसके लिए फिर हम करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, क्योंकि वो फिर छोटी बात नहीं होती। और दूसरी बात है करंट एसेट्स के लिए, मतलब अगर मुझे कुछ खरीदना है बिज़नेस के लिए, मुझे पैसे चाहिए, 2 कमरे जो खाली पड़े हैं, अब उनको भरना है हमने एसी से और फर्नीचर से, तो ये क्या है, फिर हम उसको भी इस तरह से डील करते हैं कि वो हमारे करंट एसेट हैं, और फिर उसके बाद हम उसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हैं। मतलब मैं अब एक सीधी बात बता दूँ, बस 2 लफ्ज़ लिखो क्योंकि ये पेपर में आते हैं। सीधी बात इतनी सी है कि अगर आप इमीडिएट पैसे चाहिए, इमीडिएट काम करने के लिए, तो आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हो, बस बात इतनी सी है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के उन्होंने 5 मेथड्स बताए हुए हैं, कि ये 5 ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए एक बंदा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर सकता है बिज़नेस। अब इसको हम पढ़ेंगे एक-एक करके, ये मज़ेदार है। जैसे ट्रेड क्रेडिट है, बैंक लोन्स है, कमिशन लाइन्स ऑफ क्रेडिट है, ऑपरेटिंग लीज़ है और फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के तरीके हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? देखो, जब एक बिज़नेस बना हुआ है, वो कहीं न कहीं से माल तो लेता है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करता हो, जो मर्ज़ी करता हो, फिर उसको बेचता है। फर्नीचर वाला है तो उसके पास लकड़ियाँ आ रही हैं, एक बंदे ने क्लॉथ शॉप खोली हुई है, तो उसके पास भी किसी फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से क्लॉथ्स आ रहे हैं। तो हमें पता है हमारा हर बिज़नेस का एक सप्लायर ज़रूर होता है, रॉ मटेरियल का या जिस तरह का भी। अगर वो सप्लायर ही हमसे पैसे ना ले, हमसे बात कर ले 6 महीने के लिए ये वो, और हम उससे कहें यार देखो हम आपको 6 माह तक पैसे नहीं दे सकते, और आप ना ये सामान रोकना मत प्लीज़। हम फिर आप ये सामान देते रहोगे, हमारे पास फिलहाल पैसे नहीं है, इसी सामान को ही बेच के हम पैसे हमें मिल जाएँगे, हम आपको दे देंगे, आपका हमारा काफ़ी सालों से ताल्लुक है इस बिज़नेस से मुतल्लिक। तो जब हम सप्लायर को ये कह देते हैं कि आप हमें अभी उधार पे सामान दे दो, ठीक है? दूसरे लफ्ज़ों में उधार पे सामान दे दो, हम आपको 6-7 महीनों में इसके पैसे दे देंगे, और ज़ाहिर है वो तकरीबन मान जाएगा, क्योंकि वो आपका अपना सप्लायर होगा, ज़ाहिर है। तो फिर इस तरह से क्या हो गया कि आपने फाइनेंसिंग कर ली, आपने कर्ज़ा ले लिया अपने बिज़नेस के लिए, कर्ज़ा ही हुआ ना, आप उसके पैसे नहीं दे रहे, वो पैसे आपके पास पड़े हैं, तो वो आपने समझो कर्ज़ा ले लिया उससे। अब वो आपको फिलहाल कर्ज़ पर सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल की, अब आपके पास 6-7 महीने हैं, आप उसको बनाओ, बेचो और किसी तरह से उसका कर्ज़ा उतारो। तो ये एक मेथड हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का, जिसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं या फिर अकाउंट्स पेएबल बोलते हैं। क्लियर है बात की? अच्छा, उसके बाद आता है बैंक लोन। ये तो बहुत आम सी बात है, हम सबको पता है कि हम बैंक के पास जाएँ, लोन लें, और उसके बाद बैंक हमें लोन ले दे देगा, फिर इंटरेस्ट लगता है, फिर उनको वापस हम दे देते हैं। अच्छा, लेकिन अब मसला ये है, हम बात करें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, और उसके अंदर बैंक लोन आ गया। बैंक 3-4 साल के लिए भी लोन देता है, 5-5 सालों के लिए, 10-10 साल के लिए भी लोन देता है, लेकिन वो लोन जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नहीं होगी। लिहाज़ा यहाँ पर जिन बैंक लोन्स की बात हो रही है, वो लोन्स हैं जो 1 साल के अंदर-अंदर ही रिकवर हो जाएँगे। इमीडिएट लोन चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए, माल उठवाना है, आगे सप्लाई करना है, बिल्कुल बिज़नेस के पास पैसे नहीं है, ये उनको चाहिए। लेकिन अगर अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए बैंक लोन है, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की डेफिनिशन में नहीं उतरता। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बेसिकली जो बैंक लोन का तीसरा पैराग्राफ है, वहाँ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे लोन होते हैं बैंक जो देता है, जो 3 से 10 सालों के लिए हो सकते हैं। कितने सालों के लिए? 3 से 10 सालों के लिए। फिर ऐसे लोन्स को बोलते हैं टर्म लोन्स, लिख दो ऊपर, लिख लो। ऐसे लोन्स को क्या बोलते हैं? टर्म लोन्स।
वो लोन जो 3 से 10 सालों के लिए बैंक देते हैं उनको क्या बोलते हैं? टर्म लोन। अब मुझे एक बात बताओ, टर्म लोन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है? 3 से 10 सालों के लिए, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। तो बस इसका यही कहने का मतलब था कि जब टर्म लोन की बात आ जाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए टर्म लोन का शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से ताल्लुक नहीं है। बाकी सिंपल बैंक लोन्स का शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से ताल्लुक है। तो आप बैंक से भी लोन लेकर अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर सकते हो। फिर आता है कमिटेड लाइन्स ऑफ क्रेडिट। कमिटेड लाइन्स ऑफ क्रेडिट ये भी बेसिकली बैंक लोन ही होता है। देखो, बैंक ना लिमिट दे देता है कंपनी को कि 10 लाख रुपए की लिमिट है और कंपनी इस 10 लाख में से जितने मर्जी चाहे उधार ले सकती है 6 माह के लिए। कमिटेड लाइन्स ऑफ क्रेडिट के एक लिमिट दे देता है बैंक और फिर वो कहते हैं कि आप इसमें से ले सकते हैं। लेकिन वो लिमिट क्यों देता है? क्या कंपनी को नहीं पता उनको कितने पैसे चाहिए? हो सकता है ना पता हो सकता है वो कह रहे हो यार कि ज़्यादा काम भी निकल सकते हैं, अब हम बार-बार लोन थोड़ी लेते रहें। इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? देखो, इस चीज़ का फ़ायदा ये है, बैंक कहता है देखो मैंने लिमिट दे दी है 10 लाख की, आप 10 लाख के अंदर-अंदर लोन ले सकते हो और मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ 10%। आप इसके अंदर जितना मर्ज़ी लोन लो, इंटरेस्ट मैं उसी पर लगाऊँगा। लेकिन मैं अगर बिज़नेस वाला हूँ और मुझे बैंक कहता है कि 10 लाख आप लोन मैक्सिमम ले सकते हो, ये लिमिट है आपकी, और मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, वो कहते हैं ठीक है। कोई मसला नहीं, लिमिट है। आपको जब दिल करे आप आके 5 से ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो सूद लगेगा वो उसी पे लगेगा, जो आपने 5 लाख निकाले हैं। तो ये एक फ़ायदा रह जाता है बैंक बिज़नेस को। बिज़नेस को ये फ़ायदा रह जाता है कि बिज़नेस कहता है कि यार वो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा चाहिए, हमें कम चाहिए, ज़्यादा लोन ले लिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, कम ले लिया तब भी फ़ायदा नहीं होगा, बार-बार लोन निकलवाने जाएँगे तो बैंक लोन नहीं देगा। तो फिर बैंक क्या देता है, देखो हम एक एवरेज आपको वैल्यू दे देते हैं। आपको जब दिल करे आप इतना लोन निकाल लो और फिर हम इंटरेस्ट भी उसी में से देंगे, और वो फिर एक लिमिट सेट कर देता है कि इससे ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते। ये बैंक लोन ही होता है कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। लेकिन इसका हिसाब ये होता है कि एक जो क्रेडिट की लाइन होती है उसके नीचे-नीचे रहकर आप जितना मर्ज़ी लोन लो, फिर इंटरेस्ट भी उसी पैसे पे लगता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस चीज़ को बोलते हैं कमिटेड लाइन्स ऑफ क्रेडिट। तो ये भी एक तरह की शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का एक मेथड है। फिर आता है ऑपरेटिंग लीज़। ऑपरेटिंग लीज़ का सिंपल सा मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ किराए पे ले लो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपकी इंडस्ट्री है और मशीन आपको चाहिए। अब ये है कि मशीन आपको चाहिए थोड़े अरसे के लिए। थोड़े अरसे के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की। मशीन आपको इस तरह से चाहिए कि देख रहे हो आपके ना वर्कर्स जो हैं वो वो ना गर्मी से बेचारे मर रहे हैं। आप कूलर्स ले लेते हो, कुछ एसी ले लेते हो और फिर उसके बाद आपने खैर चेंज भी कर देना है। मान लेते हैं उसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएँगी, कुछ भी। हाँ, आप ना मान लेते हैं ये 6 माह के लिए एसी ले लेते हो, बहुत सारे। और आपको पता है उसके बाद तो सर्दियाँ शुरू हो जाएँगी, लेबर जो है वो मेरी भाग ना जाए सारी। तो अब आपने किराए पे लिए हैं सिर्फ़ ताकि आपका 6 माह का ये काम हो जाए। तो जब आप किराए पर एसेट लेते हो अपनी कंपनी के लिए तो फिर उस चीज़ को बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज़। अपने बिज़नेस के लिए जब किराए पे कोई चीज़ लेते हैं तो उसको ऑपरेटिंग लीज़ बोलते हैं। बिज़नेस छोड़ो, हम वैसे भी इस चीज़ को लीज़ ही बोलते हैं जब हम किराए पे कोई चीज़ लेते हैं। जैसे रेंट होता है घर का। तो बहरहाल जब हम किराए पे कोई चीज़ लें ना, अब किराया देने के बाद वो एसी वापस चले जाएँगे जिनसे आपने लिया था। ये मेन बात है। किराए की ये मेन बात होती है। एक और भी होता है जिससे आप कोई एसेट उठाते हो, उसकी किस्तें भरते रहते हो और एट द एंड वो फिर आपका हो जाता है, वो ऑपरेटिंग लीज़ नहीं होता। ऑपरेटिंग लीज़ होता है सिर्फ़ किराए पे कोई चीज़ उठाना। किराए पे जब आप कोई भी चीज़ उठाते हो तो फिर वो भी एक फाइनेंसिंग है ना, आपको पैसे तो नहीं भरने पड़ रहे। मतलब आप उस चीज़ की मुकम्मल वैल्यू तो नहीं कर रहे ना। तो ये क्या, ये फाइनेंशियल मैनेजर मैनेज कर रहा है चीज़ों को। वो कह रहा है कि इनको सब इस चीज़ को लेने के बजाय हम ना इसको रेंट पे कर लेते हैं। क्योंकि उसने किसी भी तरह से कम पैसे के अंदर बेहतर काम करना है। उसको लगता होगा कि शायद इसको मुकम्मल तौर पे लेने से नहीं ज़्यादा बनेगा, हम यहाँ जगह चेंज करने वाले हैं, कुछ भी जो भी उसने स्ट्रैटेजी बनाई होगी। तो ऑपरेटिंग लीज़ का मतलब होता है आपने किराए पर कोई भी चीज़ ले ली। क्लियर होगी बात? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जी फैक्टरिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स। ये मज़े की चीज़ है देखो। अब एक बिज़नेस है उसको ना पैसे चाहिए, इमीडिएट, इमीडिएट ही चाहिए ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। अब वो देख रहे हैं यार उसको बैंक लोन भी नहीं दे रहा क्योंकि बैंक कहता है यार आपके पहले हालात खराब हैं, क्या पता आप हमें वापस लोन देते भी हो, बैंकरप्ट हो जाते हो, हम तो नहीं दे रहे। बाकी भी सप्लायर भी कह रहा है, वो भी तंग है। तो फिर वो देखेंगे कि यार अब वो ना अपनी बुक्स खोलते हैं तो उनको पता चलता है कि कुछ ऐसे उनके कस्टमर हैं जिन्होंने 6-7 माह बाद पैसे देने हैं उनके। मैं मान लेते हैं 6 माह बाद, ठीक है? 5 लाख रुपए के कस्टमर ऐसे हैं जिनके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था कि वो 6 माह बाद इनको 5 लाख दे देंगे कंपनी को। बात समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी ने देखा कि जो भी है बिज़नेस कि उनके कस्टमर ऐसे हैं जो उनसे सामान ले गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो 6 माह बाद देंगे और बिज़नेस ने भी कहा था ठीक है आप 6 माह बाद दे देना। लेकिन अब बिज़नेस को इमीडिएट पैसे चाहिए। अब हालाँकि उनका कस्टमर के साथ तो यही एग्रीमेंट था ना 6 माह बाद देने वाला, लेकिन उनको पैसे चाहिए। अब वो क्या करेंगे? अब वो बैंक को कॉल करेंगे या किसी भी दोस्त कंपनी जो होगी उनको कॉल करेंगे, उनको कहेंगे देखो 5 लाख रुपए के मेरे रिसीवेबल्स हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे पैसे देने हैं। 5 लाख रुपए के मेरे रिसीवेबल हैं, लेकिन मसला ये है वो 6 माह बाद देंगे एग्रीमेंट के मुताबिक। मुझे पैसे चाहिए आज। मुझे आप साढ़े 4 लाख रुपए दे दो। बिज़नेसमैन जो है वो दूसरी कंपनी को कॉल कर रहा है कि मुझे साढ़े 4 लाख रुपए दे दो और 6 माह बाद जो 5 लाख रुपए ये देंगे ये मैं आपको दे दूँगा। मुझे अभी साढ़े 4 लाख दे दो और 6 माह के अंदर आपको 50,000 का प्रॉफ़िट, जैसा आपको सही लगे।
बैंक को कॉल कर देते हैं मिसाल के तौर पर कि देखो मेरे 5 लाख के रिसीवेबल्स हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं और ये 5 लाख के रिसीवेबल हैं, ये 6 माह बाद इन्होंने पैसे देने हैं, मुझे चाहिए अभी, मुझे आप 4.5 लाख दे दो, बाद में 6 माह बाद ये पैसे आपके हुए 5 लाख और ये रिसीवेबल्स जो हैं ये मेरे नहीं रहे, आपके हो गए। तो बैंक कहता है ठीक है, मुझे मुनाफा है 50,000 का, 6 माह बाद, 6 माह में कोई ऐसी इन्फ्लेशन तो होने नहीं वाली, 50,000 का मुनाफा ही है। तो इस तरह से जो मैंने इमीडिएट फंड कलेक्ट किया, कोई ज़रूरत होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो फिर इस चीज़ को बोलेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और उसके अंदर क्या है फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स, मतलब हमने डिस्काउंट पे अपने रिसीवेबल्स बेच दिए। हमने डिस्काउंट पे अपने रिसीवेबल्स बेच दिए, तो ये होता है फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। ऊपर एक लाइन लिखो कि जो फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स होती है ना, ये काफ़ी महँगी पड़ती है। लिख दो ऊपर। यार जो मैं कहूँ ना लिखो, वो लिखो, यकीन जानो, लिखो। ये लिखो कि जो डिस्काउंटिंग या फिर जो फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स होती है, ये काफ़ी महँगा पड़ जाता है बैंक लोन से। क्योंकि देखो ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब कोई साथ नहीं दे रहा होता। बैंक लोन नहीं दे रहा होता, सप्लायर भी नहीं कुछ कर रहा होता। तो जब हम बैंक से कहते हैं कि यार अगर आप लोन नहीं दे रहे, हमारे रिसीवेबल्स हैं, यही खरीद लो हमसे। तो 4.5 लाख वाली तो मैंने एग्ज़ाम्पल दी है। हकीकत में पता है क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि बैंक कहे कि मैं अभी 3.5 लाख दूँगा और 6 माह बाद 5 लाख रुपए वाले रिसीवेबल्स मेरे होंगे। इस हद तक डिस्काउंटिंग जाती होती है। तो इसलिए कहते हैं डिस्काउंटिंग बहुत महँगी पड़ जाती है बिज़नेस को। लेकिन अगर मान लो कि उसको बहुत ज़रूरत है, वो दे देगा। इस चीज़ का तो फ़ायदा उठाते हैं फिर। ये बैंक भी उठाता है, बाकी कंपनीज़ भी बाकी भी कंपनीज़ होती हैं, जो कंपनीज़ के साथ आपस में राब्ते में रहती हैं, वो भी कह सकती हैं कि आप अभी अभी तो मैं 4 लाख दूँगा या 3.5 लाख दूँगा इतना बस। बाद में 6 माह बाद में मुझे 5 लाख वाले रिसीवेबल्स चाहिए और अगर नहीं आप इस तरह कर सकते, ठीक है, बात नहीं करनी है आप। तो ये थोड़ा होता है बेइज़्ज़ती वाला सीन डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स का और ये महँगा पड़ता है बैंक लोन से, एक बैंक लोन में इतना नुकसान नहीं होता। अच्छा ये थी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और हमने देख लिया और मैंने कहा था डेट फाइनेंसिंग होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, शॉर्ट टर्म के अंदर इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं होती। आप कोई ऐसा शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट नहीं करते जिसके अंदर आप कंपनी बेच देते हो। ठीक है, हमने शार्क टैंक्स में ऐसी बहुत सी एग्जांपल देखी हैं जिसके अंदर वो कंपनी देते हैं मिसाल के तौर पे थोड़े अरसे के लिए कि मेरे 6 माह पहले 6 माह के अंदर जो भी कंपनी कमाएगी उसका 40% मेरा। वो एक अलग एग्रीमेंट है। ठीक है, वो तो फिर एक्सेप्शन जो एग्रीमेंट आएँगे लेकिन कॉमन सी बात अगर सोचो तो आप किसी को अपनी 6-7 माह के लिए कंपनी नहीं बेचते। ठीक है, कॉमनली बाकी एग्रीमेंट्स बहुत होते हैं, पता नहीं कितने होते होंगे। तो बेसिकली ये था। अच्छा मैं अगर आप ट्रेड क्रेडिट पे जाओ ना अकाउंट पेबल इसके आगे लिख दो कि इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये जो हम सप्लायर से पैसे माफ करवाते हैं ना, इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है? क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हमारा हो गया। अच्छा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है ना, तो अब आपको तकरीबन बात समझ आ गई होगी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डेट फाइनेंसिंग में भी होगी और इक्विटी फाइनेंसिंग में भी होगी। मतलब हम कुछ ऐसे तरीके पढ़ेंगे जिसके अंदर हम कंपनी कैसे बेच सकते हैं अपनी, कंपनी के शेयर कैसे बेच सकते हैं और जिसको इक्विटी फाइनेंसिंग बोलेंगे लॉन्ग टर्म और फिर हम ऐसे भी तरीके पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म हम कर्जे कैसे ले सकते हैं। अभी हम इसको भी वैसे करते हैं जैसे हमने शॉर्ट टर्म पढ़ा था। मैंने कहा था शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स के लिए होता है, ऐसे एसेट जो हमें अभी भी चाहिए होते हैं थोड़ी देर के लिए, जिस तरह हम ऑपरेटिंग लीज पे एसी ले रहे थे, ठीक है। फिर होता है वो डेली ऑपरेशंस के लिए कि हमें आजकल जो भी हमारा कंपनी के अंदर चल रहा है उसके लिए हमें पैसे चाहिए, हमें चाहिए जो इमीडिएट होते हैं तो वो डेली ऑपरेशंस के लिए ही होते हैं। और अगर हमें ज्यादा अरसे के लिए चाहिए, नई ब्रांच खोलनी है कंपनी की, तो फिर वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नहीं होती, वो होती है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो मेन 2 काम होते हैं ना लॉन्ग टर्म, से जब हमने बिज़नेस को एक्सपैंड करना होता है, इसके ऊपर लिखो ये बात, पॉइंट बनाओ जैसे शॉर्ट टर्म बनाया था। जब बिज़नेस की एक्सपेंशन होती है ना, तब और जब हमें बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट्स, हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जब बिज़नेस को एक्सपैंड करना होता है या फिर जब हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स करने होते हैं बड़े-बड़े। 2 लफ्ज़ लिखो, 2 लफ्ज़। एक एक्सपेंशन ऑफ द बिज़नेस और फिर लिखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे जो बड़ी चीज़ें होती हैं जिससे बिज़नेस को हमने एक्सपैंड करना होता है, फिर इस तरह की चीज़ों में हम करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, फिर चाहे वो डेट फाइनेंसिंग हो या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग हो। क्लियर हुई बात? अब हम देखते हैं अब बात समझना कुछ भी नहीं है, ये बहुत मजे का है। अब शुरू करते हैं जी कि लॉन्ग टर्म में डेट फाइनेंसिंग कैसे होती है कर्जे वाली। तो इसके इन्होंने 3 बताए हुए हैं, जिस तरह शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर 5 बताए, वैसे इन्होंने बैंक लोन्स की बात हो गई, ऑपरेटिंग लीज है ये वो। अब 3 कौन से टर्म लोन्स, देखो शुरुआत आ गई वहीं से, जिसके अंदर मैंने बैंक लोन में कहा था कि बैंक लोन के अंदर एक टर्म लोन होता है जो 3 से 10 सालों का होता है और वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग 1 साल के अंदर होती है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि टर्म लोन जो होगा ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होगी, कि अगर आप बैंक से 3 से 10 साल के लिए कर्जा लेते हो तो। फिर आता है बॉन्ड, बॉन्ड हमें पता है जो गवर्नमेंट बेचती है, गवर्नमेंट भी बेचती है और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी बेचते हैं। और फिर आता है फाइनेंशियल लीज और हमने वहाँ पर ऑपरेटिंग लीज पढ़ा था, इन दोनों में फ़र्क है, वो फ़र्क भी आगे आएगा। और ये बेसिकली ये 3 है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के केस, अगर हमने डेट फाइनेंसिंग करनी हो, अगर हमने कर्ज़े के ज़रिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करनी हो। फिर हम आगे 3 केस और पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी करेंगे, लेकिन कंपनी बेचकर। सबसे पहला है जी टर्म लोन्स। टर्म लोन्स क्या होते हैं? जो बैंक हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए कर्ज़ा देता है, उसको टर्म लोन्स बोलते हैं। बस, कुछ भी नहीं है और इसके अंदर। अजीब-अजीब इसके अंदर बातें लिखी हुई होंगी, मैं तो ये कहूँगा ना पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको वो पढ़ो। टर्म लोन्स क्या होता है? क्या होता है टर्म लोन्स? कि मतलब जो भी बैंक ने हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए जिस कर्ज़ा देता है उसको बोलते हैं टर्म लोन्स। फिर आ जाता है जी बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड जैसे गवर्नमेंट इश्यू करती है। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास मान लेते हैं 10-10 हज़ार के बॉन्ड्स हैं या
1-1 लाख के बॉन्ड हैं। चलो फिलहाल हम ना कोई बिज़नेस देख लेते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट को छोड़ो। कोई कंपनी है जो इश्यू कर देती है बॉन्ड। अब वो 1-1 लाख का बॉन्ड इश्यू कर देती है। 50 बॉन्ड मिसाल के तौर पे उसके बिक जाते हैं और कंपनी के पास 50 लाख आ जाते हैं और लोगों के पास 50 लाख के बॉन्ड चले जाते हैं। तो फिर उनको हर साल इंटरेस्ट मिलता है उसपे 10% 15% और कंपनी ने आखिर किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कंपनी कोई नई ब्रांच खोल रही हो किसी रिमोट इलाके में, जो उसने 50 लाख वहीं पे लगा दिए। अब कंपनी ने इंटरेस्ट तो देना ही है ना उन लोगों को बॉन्ड पर। तो अब कंपनी कोशिश करेगी कि वो ब्रांच चले, उनके पहले से ज़्यादा प्रॉफिट हो ताकि वो इंटरेस्ट भी दें, इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट भी करें, कमाएँ और जो भी सीन हो। ये तो स्ट्रैटेजी होती है ना बिज़नेस की। तो बॉन्ड जो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस नहीं होता बॉन्ड, ठीक है? ये समझना होगा। बॉन्ड जो है लॉन्ग टर्म होता है, ज़्यादा भी नहीं 5-6 साल ये चलता होता है। 5-6 साल आपको इंटरेस्ट मिलता है, फिर उसके बाद जितने का आपने बॉन्ड खरीदा था, वो पैसे भी वापस मिलते हैं। मैंने यही बात तो शुरू में कही थी कि डेट फाइनेंसिंग का सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो पैसे आप किसी से लेते हो, वो तो पैसे आपने हर सूरत उसको वापस करने हैं, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देना है और इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर वो मसला नहीं होता क्योंकि वो आपने कंपनी ही बेच दी अपनी। क्लियर है? क्लियर है, बॉन्ड की समझ आ गई? बॉन्ड्स बेचते हैं, कंपनीज़ भी बेचती हैं बड़ी-बड़ी, तो जो कंपनी बॉन्ड्स बेचती हैं, तो फिर उन्हीं पैसों को वो यूज़ करती हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको इंटरेस्ट देती हैं और ये जो फाइनेंसिंग हो गई, ये लॉन्ग टर्म हो गई क्योंकि फिर हमारे पास काफ़ी अरसे के लिए पैसा होता है, फिर हम काफ़ी अरसे के लिए इंटरेस्ट भी देते रहते हैं उनको, फिर पैसे वापस भी करते हैं। तो ये जो हमने फंड इकट्ठा किया, ये लॉन्ग टर्म के लिए किया। बॉन्ड की जैसे मैंने कहा था 1 लाख का बॉन्ड है, तो उस 1 लाख के जो बॉन्ड है ना, तो उस वो 1 लाख रुपए उसकी पार वैल्यू है। वो क्या है? पार वैल्यू। ऊपर लिख दो कि जो बॉन्ड की वैल्यू होती है वही पार वैल्यू होती है। 1 लाख का बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड वैल्यू 1 लाख, पार वैल्यू 1 लाख। 10 लाख का बॉन्ड है, बॉन्ड वैल्यू 1 लाख, पार वैल्यू 1 लाख। 10,000 का बॉन्ड है, बॉन्ड वैल्यू 1 लाख, पार वैल्यू 1 लाख। फिर आता है फाइनेंशियल लीज़। फाइनेंशियल लीज़ फाइनेंशियल लीज़ देखो, मैंने पहले कहा था ऑपरेटिंग लीज़ के अंदर हमने एसी लिए थे किराए पे और हमने वापस कर दिए, ठीक है? अब फाइनेंशियल लीज़ ये होता है कि आप किस्तों पर कोई चीज़ खरीदते हो, किस्तें उसकी देते रहते हो और एट द एंड वो चीज़ आपकी हो जाती है। जैसे किस्तों पर बाइक्स होती हैं, किस्तों पर घर होते हैं, ज़मीन होती है, वो अब एक बंदा है, उसने घर लिया रेंट पर, मान लेते हैं 20 से 25,000 किराया है, अब वो रेंट दे रहा है, अब वो 10 साल भी रहे, वो 10 साल रेंट देगा हर महीने, तो क्या 10 साल बाद वो घर उसका हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उनका एग्रीमेंट ऑपरेटिंग लीज़ का था, ऑपरेटिंग लीज़ चलो यहाँ पे लफ्ज़ सही नहीं है, उनका एग्रीमेंट रेंट का था, ठीक है? अच्छा यही आदमी है, अब उसने लीज़ पे घर लिया है, अब किस्तों पे बेसिकली उसने घर लिया है, अब किस्तें ज़ाहिर है रेंट से ज़्यादा ही होंगी, तो मान लेते हैं अ हर माह 40,000 50,000 जो भी है दे रहा है और 5-6 साल बाद जाकर वो जब पैसे घर के पूरे हो जाते हैं, तो वो घर उस बंदे का हो जाता है। ये तो समझ है ना? ये तो आम रूटीन में भी होता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं फाइनेंशियल लीज़ कि जब आप किस्तों पे कोई चीज़ खरीदो और फिर उसके बाद वो चीज़ आपकी हो जाए। ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का है, क्योंकि हमें पता है हम किस्तों पे कोई चीज़ अगर खरीद रहे हैं, तो वो महँगी ही होगी और उसकी किस्तों में टाइम भी लगेगा। अगर कोई मशीन है जो बिज़नेसमैन देख रहा है कि यार ये मशीन कम से कम भी 20 से 25 लाख रुपए की है और मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर मुझे इस टाइम मशीन ना मिली तो फिर मेरा कारोबार आगे नहीं बढ़ना। तो वो फिर उसको फाइनेंशियल लीज़ पर उस मशीन को ले लेता है और वो हर महीने 50,000 हर महीने दे रहा है तो साल के 6 लाख बन रहे हैं। वो मशीन 25 लाख की है तो देखो 4 साढ़े 4 साल तो ये लग जाएँगे और जब 4 साढ़े 4 साल पैसे में लग जाएँगे तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हुई, ठीक है ना? 1 साल के अंदर थोड़ी काम बन रहा है। तो फिर वो मशीन भी उसकी हो गई। जो उसको मशीन 5 साल बाद जाके मिलनी थी वो उसने 5 साल यूज़ की, उसके बाद जाके वो उसको बेच भी सकता है क्योंकि वो तब उसकी हो गई है। फिर ये होता है ना कि आदमी सोचता है कि यार अब जैसे स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल मैनेजर बना रहा है, वो कहता है यार ये मशीन हमें चाहिए लेकिन ना ये हर साल अलग-अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, हम अलग तरह की हर साल मशीनें लेते रहें, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ऑपरेटिंग लीज़ पे ले लेता है। वो कहता है ये मुझे 9 से 10 माह के लिए आप दे दो। वो किराए पे यूज़ कर लिया, अगले साल नई एडवांसमेंट हुई, उसको यूज़ कर लिया, नई मशीन लेने से बेहतर है। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं बिज़नेस स्टूडेंट्स को कि किस तरह से अलग-अलग तरह की स्ट्रैटेजी से अपने बिज़नेस को बेहतर कर सकते हैं। तो बस आखिरी बात ये फाइनेंशियल लीज़ का ये मतलब है किस तरह से आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, किस तरह से कोई भी चीज़ खरीद अच्छा 2 लफ्ज़ लिखो नीचे, एक है लेसर L-E-S-S-E-R लेसर लेसर और एक लिखो L-E-S-S-E-E लेसी लस्सी। जो कर्जा देने वाला होता है, देने वाला, जो मालिक होता है, वो होता है लेसर और जो कर्जा लेने वाला होता है, वो होता है लेसी। जिसने कर्जा लेना होता है, वो होता है लेसी। बस ये काम आ जाएँगी, मैंने ऐसे लिखवा दी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आखिर फाइनेंशियल लीज़ और ऑपरेटिंग लीज़ में फ़र्क क्या होता है। देखो, वैसे आपको समझ है इस चीज़ की। फाइनेंशियल लीज़ किस्तों पे कोई चीज़ लेना और ऑपरेटिंग लीज़ किराए पर कोई चीज़ लेना। लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी उन्होंने एडवांस बातें बताई हैं। अब देखो, वो ये कह रहा है अगर हम पढ़ें तो जो फाइनेंशियल लीज़ है ना, ये एक वक़्त आता है कि एक्सपायर हो जाती है ये। छोड़ो मैंने कुछ नहीं बोला। फाइनेंशियल लीज़ है, फाइनेंशियल लीज़ पे मैंने कोई भी मशीन ली है, ठीक है? और वो 5 सालों के लिए मैं लीज़ उसकी भरता जा रहा हूँ और 5 साल हो गए पूरे।
अब वो मशीन हो गई मेरी, लेकिन वो ऐसे नहीं हो जानी, मुझे एक रकम अदा करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं बार्गेन प्राइस। मिसाल के तौर पर अगर 25 लाख की मशीन है और मैं हर साल 5 लाख रुपए की किस्त दे रहा हूँ, तो 5 साल बाद 25 लाख हो गए। लेकिन फिर उस बंदे का क्या फ़ायदा जिसने मुझे मशीन दी? 5 साल पहले भी 25 लाख की मशीन थी, आज भी मैं उसे 25 लाख मिले, कुछ तो उसको भी, वो भी तो बिज़नेस कर रहा है, उसको क्या फ़ायदा हुआ? तो फिर ये है कि जब एग्रीमेंट हो जाता है ना पूरा 5 साल का, मिसाल के तौर पे 25 लाख की वो मशीन थी और मैंने 5 साल में 25 लाख दिए, तो फिर मैं कुछ रकम उसको अदा करूँगा, मान लेते हैं 3 से 4 लाख, 5 लाख, जो होती है बार्गेन प्राइस। क्या होती है वो? बार्गेन प्राइस। कम भी हो सकता है हो भी ना, वो तो एग्रीमेंट पर है। और ये बार्गेन प्राइस जो एट द एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाता है उस बंदे का, इसको देने के बाद वो मशीन पूरी तरह से मेरी हुई। जो 5 साल पहले भी 25 लाख की थी और 5 साल बाद मैंने वो 28 लाख की ले ली। समझ आ रही है ना? और मैंने 5 साल यूज़ भी किया। कितने मज़े वाली बात है। ये होता है फाइनेंशियल लीज़ और ऑपरेटिंग लीज़ में फ़र्क। ये बात समझ आई? मैं फिर से समझा रहा हूँ कि एट द एंड ना थोड़ी बहुत रकम देनी पड़ती है, ताकि उस बंदे का भी कुछ प्रॉफिट फ़ील आए यार उसको, और इस वो बोलते हैं बार्गेनिंग प्राइस। लेकिन ऑपरेटिंग लीज़ तो सीधा-सीधा किराए पे चीज़ उठाना है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आता है ये, ऑपरेटिंग लीज़ शॉर्ट टर्म होती है और फाइनेंशियल लीज़ लॉन्ग टर्म होती है, ये बार-बार मैं बता चुका हूँ। वो कहते हैं ऑपरेटिंग लीज़ आप जब कोई चीज़ उठाते हो, वो आपका एसेट है या वो आपका एक्सपेंस है, मुझे ये बताओ पहले? फाइनेंशियल लीज़ से जब कोई हम चीज़ उठाते हैं, वो मेरा एसेट बन जाएगा या वो मेरा एक्सपेंस होगा? ये बहुत बड़ा मसला रहता है अकाउंटिंग के अंदर कि हमने किस चीज़ को एक्सपेंस रखना है, किस चीज़ को एसेट रखना है। देखो ऑपरेटिंग लीज़ के अंदर जो हम सामान उठाएँगे, एसी हमने उठाया था, वो मेरा एसेट कैसे बन सकता है? वो तो वापस ले जाएँगे यार 6 महीने बाद। हाँ, अलबत्ता मैंने किराया दिया उसका, वो मेरा एक्सपेंस है। उन्होंने खर्चा क करवाया मेरा, वो मेरा एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग लीज़ जो है, उसको हम एक्सपेंस में लिखते हैं, और एक्सपेंस कहाँ जाता है? इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में? एक्सपेंस जाता है इनकम स्टेटमेंट में। ठीक अगर हम देखें फाइनेंशियल लीज़ के अंदर, तो जो मशीन मैंने खरीदी थी, क्या वो मेरी हो जाएगी 3-4 साल बाद? हाँ, बिल्कुल, ज़रूर हो जाएगी। तो क्या मैं इसको एक्सपेंस लिखूँ या इसको एसेट लिखूँ? इसको एसेट लिखोगे, वो आपका एसेट है। और ये अब इनकम स्टेटमेंट जाएगा या बैलेंस शीट में? ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि एसेट बैलेंस शीट में जाते हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये बस इसके अंदर बातें थी। और अगर नीचे देखो ये मैं 75% वाला समझाता हूँ। फिर अदर टर्मिनेशन के, ये जो फाइनेंशियल लीज़ होती है ना, इसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी अरसे का होता है। लेकिन जो होता है हमारे पास ऑपरेटिंग लीज़, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 6 माह के लिए अगर एसी किराए पे लिया, अगर सर्दियाँ 4 माह में ही आ गई हैं, तो मैं कहूँगा नहीं भाई आप उठा जाओ ये, मुझे अगले 2 माह के लिए नहीं चाहिए। तो वो उठा जाएँगे, ठीक है, क्योंकि मैंने किराया भी 2 माह का नहीं दूँगा ना फिर, तो उनके पास 2 माह का सामान भी आ जाएगा। तो वो कहते हैं इस चीज़ को आप टर्मिनेट कर सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल लीज़ जो बड़ी होती है ना, उनको नहीं कर सकते, कि पूरा एग्रीमेंट होता है और वो 5-6 साल के लिए फिर आपके पास रहती है। उसके बाद अहम बात इन्होंने ये बताई है कि जो ऑपरेटिंग लीज़ होती है, जैसे किराए पर हम कोई चीज़ उठाते हैं, तो उसके अंदर जो एसेट की कोई खराबी हो जाती है या एसेट का कुछ खर्चा करना होता है, तो वो करता है हमारे पास लेसर, मतलब वो जो मालिक होता है जिससे हमने ये सामान लिया होता है, ठीक है? जो मालिक होता है जिससे हमने सामान लिया होता है, वो करता है खर्चा, और ये जितनी भी उसकी खराबी वगैरह, ये उसके ज़िम्मे होती है। ऑपरेटिंग लीज़ के अंदर क्योंकि हम किराए पे चीज़ ले रहे हैं। फिर बात आती है फाइनेंशियल लीज़ की। फाइनेंशियल लीज़ की वो एसेट अब हमारा होने वाला है। अब उसकी खराबी, उसका जो भी मसला होगा, वो फिर हमें खुद देखना होगा। यानी फाइनेंशियल लीज़ के अंदर लेसी जो है वो देखता है मामलात को, और ऑपरेटिंग लीज़ के अंदर लेसेर देखता है। अच्छा, एक अहम बात है जो फाइनेंशियल लीज़ को ऑपरेटिंग लीज़ से अलग करती है, अगर आप किसी भी मशीन को उसकी लाइफ टाइम से 75% से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो वो फाइनेंशियल लीज़ बन जाती है। उसे ऑपरेटिंग लीज़ आप नहीं कह सकते। किसी भी मशीन को, किसी भी एसेट को उसकी लाइफ टाइम से 75% से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो वो फाइनेंशियल लीज़ बन जाती है, वो ऑपरेटिंग लीज़ नहीं हो सकती। क्या मतलब क्या है? एसी है, मान लेते हैं उसकी लाइफ जो है वो 2-3 साल है चलो, तो उसका 75% की लाइफ कितनी होगी? 1.5 साल कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो फिर वो जो है वो फाइनेंशियल लीज़ के ही ज़मरे में जाएगी। आप 1.5 साल के लिए ऑपरेटिंग लीज़ वाली बात नहीं कर सकते। कोई इसमें कोई अहम बात नहीं थी, बस समझने वाली बात ये है कि टाइम पीरियड जो है वो मैटर करता है। फाइनेंशियल लीज़ के अंदर अ, जो किराए पे हमें चीज़ लेनी होती है ना, हम कम से कम भी 75% तो उसकी जो लाइफ़ का टाइम होता है, वो किराए पर ही गुज़रवाते हैं, उसके बाद बार्गेन प्राइस पे खरीद लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास फाइनेंशियल लीज़। नहीं समझ आई? देखो यार, कोई भी हमने एसेट लिया, मशीनरी ली है, और मशीन की जो हमारे पास लाइफ़ है, जैसे यूज़फुल लाइफ़ होती है, वो है 10 साल की। वो है 10 साल की। मैं चाहता हूँ वो फाइनेंशियल लीज़ पे मुझे ये मशीन दे दे। तो मुझे कम से कम साढ़े 7 साल के लिए वो फाइनेंशियल लीज़ पर लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब ये साढ़े 7 साल में 75% उसकी लाइफ़ चली जाएगी, फिर मैं बार्गेन प्राइस उसके मुँह पे मार के वो मशीन अपने पास रख लूँगा। अच्छा, इसके बाद देखो तो ये टेबल है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के बारे में है। अच्छा, ये बहुत अहम है, अगर आपने पिछला नहीं, खैर पिछला ज़्यादा अहम था, ये भी है। इसके अंदर कुछ बातें हैं जो नहीं है, वो मैं बता देता हूँ, बाकी सारा ये इन्होंने वही लिखा हुआ है। इन्होंने कहा हुआ है कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है ना, तो इसका ये होता है हिसाब कि ये 1 साल से 30 साल के अंदर-अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है, और अगर हमें 1 साल से भी कम टाइम के लिए चाहिए, 1 साल या उससे कम टाइम के लिए, फिर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हैं। दूसरी सबसे अहम बात जो मैंने पहले आपको नहीं बताई, ताकि यहाँ पर आके बताऊँ, कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है कि जब आप किसी से कर्ज़ा लेते हो ना कोई बड़ा, तो आप फिर कोई चीज़ गिरवी रखवाते हो। जैसे बैंक में अगर जाओ, बिज़नेसमैन जाते हैं अपनी गाड़ी, घर कर्ज़ा गिरवी रखवा देते हैं कर्ज़ा लेने के लिए। कर्ज़ा लेने के लिए गिरवी रखवा देते हैं, कोलैटरल बोलते हैं इसी चीज़ को। गिरवी रखवाने को क्या बोलते हैं? कोलैटरल।
अब मेरी बात समझना, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जिसके अंदर हम बहुत सारा पैसा जमा करते हैं, बहुत सारा लोन लेते हैं क्योंकि हमें पता है ये लॉन्ग टर्म चलना है और ये ज्यादा है, उस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर कोलेटरल हर सूरत होता है, गिरवी रखवाने वाला एलिमेंट हर सूरत होता है। कोई भी बैंक, कोई भी इदारा मुंह उठाकर किसी को भी 50-60 लाख रुपए कर्जा नहीं दे सकता जब तक कि वो अपनी गाड़ी, घर को या फिर कुछ भी एसेट्स उसके पास हैं जो बैंक के लिए काबिल कबूल हैं, उनको गिरवी नहीं रखवाता। ठीक है, गिरवी रखवाना कोलेटरल बहुत सबसे अहम चीज है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर कोई आपको पैसे देगा ही नहीं जब तक आप कोलेटरल नहीं रखवाते, कोई भी चीज गिरवी नहीं रखवाते। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो पता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसके अंदर गिरवी रखवाने का कोई नहीं होता। देखो, अगर आपका एग्रीमेंट है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर भी कोई चीज कोलेटरल रखने की, तो ठीक है, एग्रीमेंट के मुताबिक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर गिरवी नहीं रखवाते। लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर क्योंकि बात होती है बहुत ज्यादा अरसे की, बहुत ज्यादा पैसों की, तो वहां पर कोलेटरल बहुत ही अहम बन जाता है। क्लियर है बात? अच्छा, नीचे एंड में देखो एग्जांपल दी हुई है, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड्स, लाइन ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, लीजिंग, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट बॉन्ड। पब्लिक डिपॉजिट भी बॉन्ड की तरह की एक चीज होते हैं, ये होगी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की। अच्छा, उसके बाद एक और अहम तरीन बात, अच्छा इसके ऊपर आप लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख यार, वो ये है कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है ना, कौन सी फाइनेंसिंग? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, वो ये लिखो, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लिखो, उसके बाद नीचे दो पॉइंट लिखो। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट अनस्टेबल होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट अनस्टेबल होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट अनस्टेबल होता है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इनफ्लेक्सिबल होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट अनस्टेबल होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इनफ्लेक्सिबल होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट स्टेबल होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट स्टेबल होता है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फ्लेक्सिबल होती है, ये दोनों लिख लिए। अब अगर हम इस टेबल पे भी देखें ना, तो इसके अंदर जो थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट है वो भी यही है कि जो शॉर्ट टर्म होता है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लोअर होती है, मतलब इनफ्लेक्सिबल होता है, और उसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी होता है वो हायर होता है, या फिर आप यूं, अच्छा ये हायर होता है, चलो ठीक है, इस चीज को भी ऐड कर लो। एक तो अनस्टेबल इंटरेस्ट रेट होता है, दूसरा हायर इंटरेस्ट रेट होता है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो होती है हायर, और इसके अंदर स्टेबल इंटरेस्ट रेट होता है और लोअर इंटरेस्ट रेट होता है। अब ये अहम बात है, बहुत अहम बात है पूरे इस बॉक्स के अंदर। देखो, सबसे पहले तो ये समझो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है। फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है वो बिल्कुल ही लोअर फ्लेक्सिबल है। उसका ये मतलब है कि जो हमने टाइम मुकर्रर कर दिया, उस टाइम के अंदर पैसे चाहिए वापस, बस बात खत्म। क्योंकि इमीडिएट फंड होता है तो इमीडिएट ही वापसी होती है, 6 माह के अंदर अंदर पैसे चाहिए, पूरे पैसे चाहिए। ऐसा नहीं करना आपने आधे आप देने, आधे 1.5 साल बाद, नहीं, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये क्या लोअर फ्लेक्सिबिलिटी, तो मतलब ये इनफ्लेक्सिबल हो गया हमारे पास शॉर्ट टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबल किस तरह से है, मुझे ये बताओ, इन दोनों में से कौन से ऐसा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऐसी है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है जिसके अंदर आप किस्तों में पैसे देते हो? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में किस्तों में पैसे देते हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई ना, आप एक साथ पैसे तो नहीं दे रहे ना। हाँ, फाइनेंशियल लीज पे आप मशीन ले रहे हो और वो बंदा आपको कहे 25 लाख की है, आप 5 साल बाद मुझे 28 लाख रुपए इकट्ठे देना, नहीं, हर माह पैसे दे रहे हो, हर साल पैसे दे रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी है, किस्तें बनी हुई हैं, इंटरेस्ट रेट से चल रहा है हिसाब, मजे हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी शॉर्ट टर्म के अंदर तो नहीं दिखती। आप उसे कहो और वो कहे हाँ यार मुझे हर 10 दिन बाद तो मुझे 20,000 रुपए दे दे, ये तेरी किस्त है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, होता ही थोड़ी सी देर के लिए है। वो तो कहते हैं अगर आप नहीं दे सकते तो हमसे ले किस ले रहे हो, वहां तो बात ही हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है वहाँ। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर 1 महीने की अगर आप किस्त नहीं दे पा रहे, 6 माह आपने किस्त नहीं दी, उसके बाद इकट्ठी दे दी, 2-3 माह आपने कह दिया यार मसला हो गया, मैं मशीन की किस्त नहीं दे पा रहा, 3-4 माह बाद में डबल दे दूँगा। वो कह रहे हैं ठीक है, कोई मसला नहीं, 2 माह से ज़्यादा नहीं है, आप डिले कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है ना लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर, तो यही बेसिकली बात है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट रेट कम होता है। देखो, रेट पैसों की बात नहीं हो रही, पैसों का देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर तो 50 लाख मिसाल के तौर पर अगर किसी ने फंड इकट्ठा किया है और इसमें इंटरेस्ट रेट लग रहा है 10%, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 5 लाख। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की बात करें, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में कितना चाहिए होगा, मुश्किल से 5 लाख चाहिए होगा। और उसके बाद अब इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म में कितना लगाया था, 10%, तो शॉर्ट टर्म में आप लगा दो 20%। तो मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर 20% लगाऊंगा तो इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 1 लाख रुपए, वहां कितना बनता है, 5 लाख, यहाँ एक। वैल्यू पे मत जाना, इंटरेस्ट रेट पे जाओ। इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म के अंदर ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म के अंदर कम होता है। क्यों? क्योंकि जब इमीडिएट फंड होता है ना, जब सबको पता होता है कि आपकी हालत खराब है और आपको हर सूरत जल्दी जल्दी पैसे चाहिए, तो वो फिर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा लगाते हैं, फिर वो कहते हैं भाई 20-25% का सूद है, नहीं लेना तो ना ले, हमारे और भी काम है। तो ये क्या हो गया कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर हायर इंटरेस्ट रेट होता है, जबकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर लोअर इंटरेस्ट रेट होता है।
फिर मैंने आपको एक और बात भी कहा था कि ये जो स्टेबल इंटरेस्ट रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के अंदर होता है और इनस्टेबल होता है शॉर्ट टर्म के अंदर होता है। इनस्टेबल का मतलब ये स्टेबिलिटी नहीं होती। जो सामने बैठा हुआ आदमी है जिससे आप पैसे माँग रहे हो वो आपकी ज़रूरत और आपके उस एटीट्यूड की बिना पर इंटरेस्ट रेट भी लगा सकता है। जब आप कहो यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये, मुझे वो, हर सूरत चाहिए, वो कहेगा ठीक है ले लो भाई मैं तो 30-35% इंटरेस्ट रेट से नीचे नहीं दूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो वो कहेगा ये क्या मतलब? वो कहेगा ठीक है ना लो। उसे पता है अभी मजबूरी है। इंटरेस्ट रेट कोई फिक्स नहीं है। कोई गवर्नमेंट जो बैंक है स्टेट बैंक पाकिस्तान उसने फिक्स नहीं किया हुआ कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट आप सिर्फ इतना ही लगा सकते हो। नहीं जी। हर बंदे की मर्ज़ी है। जो पैसा दे रहा है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के ज़रिए उसकी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी इंटरेस्ट रेट लगाए। आपने पैसे लेने लो नहीं तो ना लो। तो वो क्या होगा इनस्टेबल जो है अनस्टेबल इंटरेस्ट रेट हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेबल होता है क्योंकि 5-6 साल की बात होती है। अब वो ये तो ना कहे कि इस महीने की किस्त में मैं 10% दूँ, अगले महीने की 20% दूँ। पागल समझो अपनी मशीन अपने पास रख। तो इस तरह नहीं हो सकता। फिर ये है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी होती है क्योंकि वो एक एग्रीमेंट होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर तो ज़्यादती होती है सीधी-सीधी। एग्रीमेंट तो लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में तो मज़े करते हैं कर्ज़ा देने वाले क्योंकि उन्हें पता है ये इनके पास कुछ है नहीं, ये तो हमें देंगे पैसे। असल एग्रीमेंट होता है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो वहाँ पर एक स्टेबल इंटरेस्ट रेट होता है क्योंकि उन्होंने हर माह किस्त देनी होती है, हर साल किस्त देनी होती है, तो फिर इस हिसाब से एक स्टेबल इंटरेस्ट रेट रखते हैं। तो ये थी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की डेट फाइनेंसिंग किस तरह से कर्ज़ों के ज़रिए हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर सकते हैं इक्विटी के ज़रिए शेयर बेचकर, कंपनी बेचकर। अच्छा देखो, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अब टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स मज़े का भी सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा मज़े का। अच्छा मैं ये तो नहीं कह रहा ये कोर है इस चैप्टर का, कोर हमने पढ़ लिया है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की कोर थे। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ हर चीज़ छोड़ के अपने बिल्कुल कान खोल कर, आँखें खोल कर बैठो कि अब आखिर इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है और इस तरह से पैसा कैसे बनने वाला है हमारे पास। जब बात आती है कि हमने बिज़नेस के लिए पैसे करने इकट्ठे और अब हमारा कर्ज़ा लेने का कोई मूड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम कर्ज़ा वापस नहीं कर सकते। सिर्फ़ एक ही वजह हो सकती है, हम कर्ज़ा वापस नहीं कर सकते और कोई वजह नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका नुकसान ज़्यादा है इक्विटी फाइनेंसिंग का। कंपनी बेचना किसी और को नहीं किसी का दिल करता। दूसरा इंटरफेयर करे, हमारे मामलात में बोले, बोले मैं भी तो कंपनी के शेयर रखता हूँ, तुम कौन ये वो? नहीं कोई बर्दाश्त करता। तो इक्विटी फाइनेंसिंग की ही तब जाती है जब हमें पता हो कि हम कर्ज़ा वापस नहीं कर पाएँगे डेट फाइनेंसिंग के ज़रिए, बिला वजह परेशान रहेंगे। तो वो सोचते हैं यार इतना परेशान रहने से बेहतर है हम थोड़ी-सी कंपनी का पोर्शन बेच देते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग होती है 3 तरह से, रिटेन्ड अर्निंग्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। फिर से सुनो, कितनी तरह से होती है इक्विटी फाइनेंसिंग? 3 तरह से। पहला होता है रिटेन्ड अर्निंग्स के ज़रिए, फिर आप इक्विटी शेयर्स के ज़रिए भी कर सकते हो और प्रेफरेंस शेयर्स के ज़रिए भी कर सकते हो। जो हम मार्केट में सुनते हैं शेयर इसका बढ़ गया, कम हो गया, शेयर बेच रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, तो वो इन्हीं शेयर्स की बात हो रही है। अब ये शेयर भी 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। जो हमारे ज़हन में शेयर की एक डेफिनिशन है ना, वो इक्विटी शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर एक नई चीज़ है जो अब आपने समझनी है। तो रिटेन्ड अर्निंग हो गई, इक्विटी शेयर हो गया और प्रेफरेंस शेयर हो गया। सबसे पहले समझो डिविडेंड क्या होता है? देखो डिविडेंड होता है जो पैसे मालिकान में तक़सीम होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 10 शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के, 1 करोड़ रुपए आया है, सबके बराबर शेयर हैं, तो सबने 10-10% शेयर रखे हुए हैं, तो फिर सबको 10-10 लाख रुपए दे देंगे और वो जो होगा वो उसको बोलते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट जब मालिकान में तक़सीम हो जाए प्रॉफिट जब मालिकान में तक़सीम हो जाए, फिर उसको बोलते हैं डिविडेंड कि हमने शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड देख लो अगर आप दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन के मिड में लिखा हुआ है डिविडेंड्स आर द पेमेंट टू स्टॉक होल्डर्स या फिर शेयर होल्डर मैंने यूके और यूएसए वाली बात बताई थी। फ्रॉम अ कॉर्पोरेशंस प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स कैन बी पेड इन कैश स्टॉक। ठीक है, ये लंबी हो जाएगी बात कि डिविडेंड जो है वो कैश की सूरत में भी दिया जाता है, स्टॉक की सूरत में भी। ये समझा दूँगा मैं। डिविडेंड क्या होता है कि जब हमारे पास प्रॉफिट बचता है, फिर हम उसको शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो वो फिर हो जाता है डिविडेंड। अब हमने इन तीनों को साथ-साथ समझना है, ये कोई अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। मसला इतना सा है कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? जब हमारे पास एक प्रॉफिट बनकर आता है, अगर 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है बिज़नेस को 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है और हमने ये कहा हुआ है कि हम 30% रिटेन्ड अर्निंग्स रखा करेंगे। 30% रिटेन्ड अर्निंग रखा करेंगे, तो उस 1 करोड़ में से 30 लाख जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में और बाकी 70 लाख शेयर होल्डर्स में एज़ अ डिविडेंड डिवाइड होंगे। ये बिल्कुल इस तरह से है कि आप आगे आने वाली मुसीबत के लिए अभी से पैसा जमा कर रहे हो। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर है वो तो आगे कहेगा नहीं, इस तरह से आप सबको डिविडेंड थोड़ी बाँट दोगे। मैं फाइनेंशियल मैनेजर हूँ, मैंने कंपनी का फाइनेंस हैंडल करना है, पैसे हमेशा हर सूरत होने चाहिए। थोड़े से पैसे हमेशा बचा के रखो। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? दूसरे लफ्ज़ों में ये कंपनी की बिज़नेस की सेविंग होती है। बिज़नेस की सेविंग होती है। हमेशा बिज़नेस की ये कोशिश होती है कि उनके प्रॉफिट में से 20-30% रिटेन्ड अर्निंग हो और आगे ताकि यही इस्तेमाल हो और अगर काफ़ी साल नहीं होती इस्तेमाल, तो ओनर्स की ही है, किसी के घर थोड़ी जा रही है।
ठीक है, मिसाल के तौर पे इस साल 30 लाख रखा और हम देख रहे हैं कि यार 10 साल से रिटेन अर्निंग्स रख ही रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है बिज़नेस अच्छा चल रहा है, रिटेन अर्निंग्स को नौबत नहीं आ रही इसको यूज़ करने की, 3-4 करोड़ की तो रिटेन अर्निंग ही भी पड़ी है सिर्फ 5-6 करोड़ की। तो उनको लग जाएगा कि फाइनेंस मैनेजर भी बोलेगा हाँ, सब सही चल रहा है, तो वो बाद में जाके शेयर होल्डर्स में ही डिवाइड होंगी ना, डिविडेंड बन जाएँगी, तो रिटेन अर्निंग्स उन्हीं का पैसा है, लेकिन वो आप यूँ समझो उसको सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, उसको सेव कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है? तो सबसे पहले ना इसी का इस्तेमाल करती है कंपनी। ना ही कंपनी कर्जा लेने को प्रेफर करती है, ना ही शेयर जो है जो अभी हम इश्यू इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे, इनको वो करती है कि यहाँ से हम अपने शेयर बेचें। कंपनी सबसे पहले कोशिश करती है अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को इस्तेमाल करने की और इन केस उनकी रिटेन्ड अर्निंग्स उनके पास नहीं बच रही, कोई इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर वो कोशिश करते हैं कर्जा लेने की और जब कर्जा लेने की भी उनकी औकात नहीं होती, फिर वो इश्यू करते हैं शेयर। क्लियर है बात? रिटेन्ड अर्निंग्स की समझ आ गई? अब मैं बात समझाने वाला हूँ इक्विटी शेयर्स की और प्रेफरेंस शेयर्स की। देखो, अब ये दोनों बहुत मजे के। इक्विटी शेयर क्या होता है कि हम कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ अगर मैं, तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर बन गया और मैं उस कंपनी का मालिक बन गया उस परसेंट में जितना परसेंट का मैंने शेयर खरीदे। और अगर मान लेते हैं कंपनी इश्यू करती है जी 1 करोड़ के शेयर और 1 करोड़ के वो शेयर बिक जाते हैं। अब कंपनी को पता है उन्होंने शेयर इश्यू किए हैं, लिहाजा डेट फाइनेंसिंग तो नहीं है ना। अब कंपनी को पता है 1 करोड़ उन्होंने वापस तो नहीं करना है, उन्होंने कंपनी के ही शेयर बेच दिए। कंपनी के ही क्या बेच दिए उन्होंने? शेयर बेच दिए। अब 1 करोड़ के उन्होंने शेयर बेच दिए, अब सारे शेयर होल्डर हो गए। अब इसके बाद जो मुनाफा आएगा वो डिवाइड होगा। मान लेते हैं कि ये 1 करोड़ है, ये 2 लोगों ने 1 करोड़ के शेयर खरीदे, हम आसान काम कर लेते हैं। 2 लोगों ने खरीदे, अब वो 2 लोग भी शेयर होल्डर बन गए, ठीक है? हो सकता है ये दोनों कंपनी के 5-5% के मालिक हों, तो एट द एंड जब प्रॉफिट आएगा, तो उसको भी 5% मिलेगा, दूसरे शेयर होल्डर को भी 5% मिलेगा। समझ रहे हो ना? जब प्रॉफिट डिवाइड होगा और मान लेते हैं कि कंपनी को जो दोनों लोग हैं जिन्होंने 50-50 लाख के शेयर खरीदे हैं, इनको फिलहाल 5-5 लाख मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगली बारी 10 लाख मिल जाए, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा हमारे 5 लाख 50 लाख कवर हो जाएंगे। देखो, अब उनको अब मसला ये है वो कंपनी उनकी बन चुकी है, अब कंपनी के मामलात में उनका हक है, क्योंकि अगर तो कंपनी को नुकसान होता है तो 5-5% उनको नुकसान भी होगा, जिस तरह फायदा होने से उनको 5-5% प्रॉफिट भी मिल जाता है। अब कंपनी 5% उन दोनों की हो गई है जिन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीदे थे। क्लियर है बात? इक्विटी शेयर का मतलब ये है कि आप दूसरे लफ्ज में मैं एक आसान सी बात बता दूं, आसान तरीन लफ्ज पार्टनरशिप हो जाती है इक्विटी शेयर्स के अंदर, ठीक है? आप कहते हो 50 लाख रुपए के 5% शेयर मैं अपनी कंपनी के बेच रहा हूँ, बहुत ही हैवी किस्म की कंपनी है, तो कोई आदमी खरीद लेता है, तो अब 95% कंपनी आपकी है, 5% वो है, आप दोनों पार्टनर हो, आप 95% के पार्टनर हो, वो आदमी 5% का पार्टनर है। आपको जब भी नुकसान होगा वो 5% का नुकसान उसका है, 95% का नुकसान आपका है, जब भी प्रॉफिट होगा 95% का प्रॉफिट आपका है, 5% का प्रॉफिट उसका है। तो इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स भी इसी तरह से होते हैं इक्विटी शेयर्स में, लेकिन इनको दी जाती है प्रेफरेंस, इनको दी जाती है प्रेफरेंस। अब मैं एक मुकम्मल सिनेरियो क्रिएट करूंगा इस पूरे को समझाने के लिए, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स को समझाने के लिए। देखो, 1 करोड़ रुपए का हुआ प्रॉफिट, 1 करोड़ रुपए का हुआ प्रॉफिट, फिर से सुनो, 1 करोड़ रुपए का हुआ प्रॉफिट। 5 लोग हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं। 5 लोग हैं जिन्होंने कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं। 10 लोग हो गए, 10 लोग हो गए। इन 10 के 10 के पास 10-10% है कंपनी का। 10 लोग बैठे हुए हैं, इन 10 के पास 10-10% है कंपनी का। 1 करोड़ का हुआ प्रॉफिट। अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है ना कि 10-10 लाख सबको मिल जाने चाहिए, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर इनमें फ़र्क है क्या प्रेफ़रेंस और इक्विटी में। सबसे पहली बात, प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफ़रेंस दी जाएगी। सबसे पहले उन पाँचों के पास जाएँगे और उनसे कहेंगे कि आपकी क्या-क्या परसेंटेज थी? वो बोलेंगे हम सबके 10-10% शेयर है। सबको 10-10 लाख मिलेगा और 50 लाख गया। 50 लाख प्रेफ़रेंस के पास गया, बाकी कितना बच गया? 50 लाख बच गया और 5 ही इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स अब उस 50 लाख में 20 लाख की रखी जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स, जो रखनी थी फाइनेंशियल मैनेजर नहीं, मैं जान छोड़ रहा। अब जो 30 लाख बचे, अब वो उन 5 इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड होंगे 6-6 लाख के हिसाब से। समझो समझो बात को।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है प्रेफरेंस, इसी वजह से उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। जब भी प्रॉफिट आता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी परसेंटेज। अब वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ है, हमारे 50% तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो 50 लाख दे दिए। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उनमें से डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स रखी जाती हैं। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को पैसे देने के बाद रखी जाती है। किसने मजे हैं उनके? अभी मैं बताता हूँ, मजे से कुछ नहीं है उनके, अभी सारा समझाता हूँ। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसे देने के बाद रिटेन अर्निंग्स रखी जाती हैं, तब जाके रिटेन अर्निंग के बाद जो पैसे बचते हैं वो पैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड होते हैं। यही एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं। प्रॉफिट हुआ है जी 60 लाख रुपए का, वही 10 लोग हैं, अगले साल आ गया, चलो अगले साल 60 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम देखें 60 लाख के प्रॉफिट के अंदर 10% तो हमने देने हैं उनको, मतलब 30 लाख चला गया इधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद, बाकी 30 लाख में से बच गए 15 लाख की रिटेन अर्निंग्स रख लो, और बाकी जो 5 में 3-3 लाख हमने बांट दिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ। एक ऐसा सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी ना मिले, बहुत कम प्रॉफिट हो जाए, बाकी सारी रिटेन अर्निंग्स रख जाए, 2-2 लाख 1 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले मजे कर रहे हैं। अब मैं एक और सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं। देखो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इनकी फिक्स्ड अमाउंट होती है कि इनको फिक्स्ड पैसे मिलेंगे। कुछ लोग परसेंटेज में भी रखते हैं, लेकिन मोस्टली जो होती है वो अमाउंट होती है। अगर 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 50 लाख रुपए वाले ही हैं, मतलब अगर हम सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मिला दें जैसे हमने मिलाए थे, तो वो 50 का 50 लाख उनको मिलेगा क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को घंटा कुछ भी नहीं मिलना, रिटेन अर्निंग्स कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे पूरे करो। अब समझो यहीं पर 50 लाख रुपए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, लेकिन प्रॉफिट होता है 30 लाख, प्रॉफिट होता है 30 लाख, तो वो 30 लाख उन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ही डिवाइड हो जाएगा, और ना ही रिटेन अर्निंग ना ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा। अब मजेदार सिनेरियो, प्रॉफिट हो जाता है 10 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट हो जाता है 10 करोड़ रुपए का। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पता है कितने मिलेंगे? वही 50 लाख, क्योंकि उनके पैसे फिक्स हैं। बाकी 50 लाख रिटेन अर्निंग में डालो और 9 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। 2-3 लोग हो मान लो, मजे हैं। वो तो 3 लोगों को बेचारे तो 3 साल से कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ले ही जा रहे हैं। फिर 1 साल आया, प्रॉफिट ऐसे हुआ, पेट्रोल पंप था मान लेते हैं जो हालात चल रहे हैं, तो ऐसा प्रॉफिट हुआ कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के मजे हो गए। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकते, उनकी अमाउंट है फिक्स, उनकी अमाउंट है फिक्स, चाहे प्रॉफिट जितना मर्जी है, उनकी अमाउंट है फिक्स। जब 1 करोड़ प्रॉफिट होता था उनको 50 लाख मिलता था, रिटेन अर्निंग्स के अलावा थोड़ा बहुत जो बचता था वो इक्विटी वालों के पास जाता था। जब 10-10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है उनको 50 लाख ही मिलेगा, उनकी अमाउंट होती है फिक्स, और बाकी जो पैसे बचे रिटेन निकाल के हो जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। तो ये है कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है ना, तो साथ साथ उनकी अमाउंट भी फिक्स कर दी जाती है। अब ये हर आदमी की अपनी स्ट्रेटजी है कि वो प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहता है, इक्विटी शेयर खरीदना चाहता है। ठीक है, जितना बड़ा हम खतरा मोल लेते हैं, जितना बड़ा रिस्क लेते हैं, फिर हमें नुकसान भी उतना हो सकता है और फायदा भी उतना ही हो सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर वाला बेचारा बहुत बड़ा खतरा लेता है, उसको पता है प्रेफरेंस शेयर वाले सारे खा जाएंगे रिटेन अर्निंग्स में, हो सकता है इसे 2-3 साल कुछ भी ना मिले, बिकॉज ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द लॉस, लेकिन साथ में ग्रेटर द प्रॉफिट। जिस दिन प्रॉफिट हुआ ज्यादा उस दिन मजे हैं, उस दिन तो उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, शायद 2-3 साल की कसर उसकी निकल जाए। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहीं पर रिस्क कम ले रहे हैं। कैसे कम ले रहे हैं? कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बने हुए हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते इक्विटी वालों की तरह। वो कहते हैं कोई बात नहीं, चाहे प्रॉफिट करोड़ों में भी हो जाए, हमारी फिक्स अमाउंट है वो हमें दो, कम से कम जब प्रॉफिट कम होगा तब भी तो हमें ही मिलेगी ना, इक्विटी वालों को थोड़ी मिलेगी। तो ये है इन दोनों में मेन फर्क, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में और इक्विटी शेयर होल्डर में। मैंने कहा था आपको शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, तो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं होते। इसी हद तक होते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग में ये नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो कि शेयर होल्डर्स कहलाए जाते हैं। आपको इन तीनों की बात समझ आई या नहीं? ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है हमेशा। अब फिर कम पैसे हैं तो तभी उनको मिलेंगे 50 लाख, उनका फिक्स है। 60 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उनको मिलेंगे 10 लाख रिटेन अर्निंग में, इक्विटी शेयर होल्डर जीरो। 2-3 करोड़ का हुआ है 50 लाख, फिर भी उनको उतना ही मिलेगा। 5,000 का भी प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उनको प्रॉफिट में सबसे पहले दी जाएगी, क्योंकि जब तक उनके पैसे पूरे नहीं होंगे पैसे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, और फिर आगे ज्यादा हो जाए तो फिर इक्विटी वालों के मजे हो जाते हैं। क्लियर है बात?
फिर इस तरह से नुकसान और फ़ायदे दोनों होता है। तो ये थी बेसिकली ये 3 चीज़ें। मज़े की थी, टेक्निकल थी। उसके बाद आगे जो वो बताना चाह रहा है, वो हमें बता रहा है इश्यूइंग शेयर कि कैसे शेयर को इश्यू किया जाता है। तो उसके बेसिकली नीचे 3 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर वो बता रहा है कि जो स्टॉक मार्केट होती है हम उसके अंदर इश्यू करते हैं शेयर को, कंपनीज़ के। 3 तरह से होता है, सबसे पहले आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जब आप की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और आप पहली बार उसको पब्लिक बनाने जा रहे होते हो तो आप अपने शेयर इश्यू करते हो और इसको बोलते हैं आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस तरह भी आप अपने शेयर बेच सकते हो। फिर आता है प्राइवेट और प्लेसमेंट ऑफ शेयर। इसका ये मतलब है कि आप पब्लिक के सामने अपने शेयर इश्यू ना करो, किसी खास ग्रुप को बेच दो। जैसे हमने देखा वो हबीब ग्रुप जो है उसने वो पीएसएल के मैच में टीम खरीदी थी, जो भी थी मुझे टीम का नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने स्पेसिफिक ग्रुप को ही टीम बेच दी। तो ये क्या हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट होगी। फिर आता है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू ये होता है, ये वो राइट है मतलब जो हक का एक होता है इशू, जो पहले से मौजूद जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, सबसे पहले उनको शेयर दिए जाएं कि शेयर्स के वही शेयर्स खरीद लें और मालिक जो है वो ज्यादा ना हो। ऐसा ना हो एक कंपनी के 1 करोड़ मालिक बन जाए जिनके 1 करोड़ शेयर्स के अलग अलग हर बंदे के पास एक शेयर है। मालिक कम हो गए तो कंपनी सही चलेगी। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आप पुराने शेयर होल्डर्स को ही शेयर इश्यू करने की कोशिश करो, वो खरीदें अगर वो ज़्यादा कंपनी का हिस्सा लेना चाहें, उनको हो इस तरह का हिसाब, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पब्लिक में बेचो। तो ये बेसिकली 3 तरीके होते हैं। आगे उन्होंने जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसके बारे में बताया हुआ है। देखो इसकी आखिरी लाइन देखो अगर आप, दीज शेयर्स ऑफन डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? इक्विटी के पास होते हैं। नीचे इसके फ्यूचर पढ़ोगे तो आपको समझा जाएगी कि मोस्ट प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं इश्यूज विद अ फिक्स्ड रेट ऑफ एनुअल डिविडेंड। देखो फिक्स उन्हें रेट मिलता है। प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स। मतलब इनको जो प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होता। ये प्रेफर्ड होते हैं। अगर कंपनी ज्यादा नॉर्मल चल रही है तो सिर्फ हैं इन्हीं के मजे, लेकिन अगर कंपनी एक बूम दे देती है बहुत बड़ा तो फिर तो इक्विटी वालों के मजे। एंड में अगर आप देखो तो आखिरी जो चीज है वो है डेट वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग, कि इन दोनों में क्या होता है बेसिकली। देखो एक थ्योरी होती है जिसको कहते हैं पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये बताती है कि आपको फाइनेंसिंग एक ऑर्डर के मुताबिक करनी चाहिए। ये ऑर्डर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, सबसे पहले आप इस्तेमाल करो रिटेन अर्निंग्स। आपके पास रिटेन अर्निंग नहीं है तो फिर कोशिश करो आप लोन लेने की डेट्स के जरिए। कोई लोन नहीं देता तो तीसरे नंबर पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल तरीन कुत्तों वाले हालात में आप इशू कर दो शेयर्स को, क्योंकि शेयर इशू करने का मतलब कंपनी बेचना है, जो कि किसी भी बिजनेसमैन जो है वो ऐसा नहीं सोचता होता। इसको बोलते हैं पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। एक ऑर्डर है फाइनेंस का। बस इसके अंदर यही है और कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने मेजर जो डिफरेंस दिए हुए हैं डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर, ये हमने सारा देखा कि डेट के अंदर क्या होता है, कर्जा लेते हैं, इक्विटी के अंदर हम कंपनी जो है उसके शेयर बेचते हैं। अच्छा उसके बाद इस टेबल के अंदर बस आखिरी बात जो है वो अहम लिखी हुई है, वो ये है कि जो इंटरेस्ट होता है वो होता है टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, लेकिन जो डिविडेंड होते हैं ये नॉन टैक्स डिडक्टिबल होते हैं। देखो सिंपल सी बात ये है कि मान लेते हैं कि मुझे कंपनी में प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ का और मैंने 10 लाख रुपए जो है वो कर्जा लिया हुआ था बैंक से, ठीक है? तो वो भी तो मेरे पास है ना, वो तो चलो मैं कर्जा वापस कर दूंगा। नहीं फिलहाल मैं नहीं कर रहा, मैं फिलहाल इसकी सूद की किस्त नहीं भर रहा। अब जब मेरे पे हुकूमत टैक्स लगाएगी ना, तो वो 1 करोड़ पे लगाएगी। वो मेरे जो मैंने बैंक से लोन लिया हुआ ना उस पर टैक्स नहीं लगाती हुकूमत। ठीक है, तो लोग ना जो बिज़नेसमैन होते हैं वो कोशिश करते हैं इसी वजह से कि वो फिर उस चीज़ को वापस ही ना करें उस पैसों को, क्योंकि उनके अपने प्रॉफ़िट पे तो टैक्स लग रहे हैं, लेकिन जो बैंक से लोन लिया उस पे टैक्स नहीं लगता। तो अगर हुकूमत जो है वो टैक्स लगाएगी, वो 1 करोड़ पे लगाएगी, तो हुकूमत रिलीफ़ देती है, वो कहती है पहले बेचारे ने कर्ज़ा लिया हुआ है, तो जो मैंने 10 लाख का लोन लिया हुआ है ना उस पे नहीं लगता, तो टैक्स लगेगा सिर्फ़। तो इसलिए कहा हुआ है इंटरेस्ट इज़ अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, मतलब पहले से डिडक्ट है, हम उसको मज़ीद इसमें एक्सपेंस का नहीं करेंगे। लेकिन डिविडेंड्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि मिसाल के तौर पर अगर 1 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ है और उसके अंदर, तो फिर उससे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मतलब जो आपने शेयर वगैरह बेचे हैं, जो पैसे आपने से लिए हैं, वो मिलाकर भी जितना भी डिविडेंड मिला है, उस सब पर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी और को डिविडेंड देना है, जिसके कोई और शेयर हैं कंपनीज़ के अंदर, तो उसके पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, यहाँ पर ओवरऑल टैक्स लगता है। और इंटरेस्ट के अंदर जब आप दूसरे से पैसे लेते हो बैंक से, तो फिर उसके पैसे पे टैक्स नहीं लगता। बस इन दोनों में ये मेन फ़र्क है। तो यार यही था सोचिए बिज़नेस फाइनेंस, मज़े का था। और बेसिकली ये ना हम आगे पीछे भी देखते हैं डेली रूटीन में भी, तो इसी वजह से ये मज़े का था और आसान